नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई के फैसले के बाद हरियाणा बोर्ड का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। नतीजों को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। छात्रों को परीक्षाओं का भी विकल्प दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के लिहाज से, जहां पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। सीबीएसई के फैसले के बाद हरियाणा बोर्ड का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। नतीजों को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। छात्रों को परीक्षाओं का विकल्प भी दिया जाएगा। तो कल सीबीएसई की परीक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी थी, जिसके बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। पीएम की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी और अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई के फैसले के बाद हरियाणा बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के मद्देनजर उन्होंने 12वीं की जो परीक्षाएं थी उनको भी स्थगित कर दिया। तो ये पूरे देश का निर्णय है और हम सब भी इस निर्णय का ही पालन करेंगे। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे परिप्रेक्ष्य में जो देश की एक समस्या थी उसको देखकर उन्होंने निर्णय लिया है। और जब भी स्थिति सामान्य होगी, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे या माननीय शिक्षा मंत्री जब भी निश्चित करेंगे, तो उस समय ही परीक्षाओं के बारे में विचार किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर उन्होंने 12वीं तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। हाई लेवल मीटिंग हुई। लंबी बैठक के बाद एक अहम फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना इस वक्त ठीक नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत ही बनाए जाएंगे। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। तो आपको मार्क्स कैसे देंगे, क्या सोचते हैं, कैसे आपको ग्रेड दिया जाएगा? अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा। या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवान सुशील कुमार की आज पेशी है। आज खत्म हो रहा है 4 दिन का रिमांड। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी है पहलवान सुशील कुमार। पीट कर हत्या करने का आरोप है सुशील कुमार पर। तो खेल जगत का एक बड़ा नाम सुशील कुमार, 2 बार पदक हासिल किए थे, लेकिन अब सलाखों के पीछे है। और आज की बड़ी बात यह है कि आज सुशील कुमार की पेशी है। आज 4 दिन का रिमांड खत्म हो रहा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार आरोपी है। पीट कर हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा है। तो आज सुशील कुमार की पेशी और आज ही 4 दिन का रिमांड खत्म हो रहा है।
और अब बात मौसम की मिजाज की करते हैं। हिमाचल में आज से 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया। एक बार फिर से तूफान, बारिश और बर्फबारी की एक बार फिर से मौसम विभाग ने संभावना जताई है। प्रदेश में 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। धर्मशाला में लगातार बारिश हो रही है। ओलावृष्टि ने भी बागवानों की कमर को तोड़कर रख दिया। तो खासा नुकसान बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को हुई है, बागवानों को हुई है। और इसके साथ ही एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन तक येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। तूफान, बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। प्रदेश में अब 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। हिमाचल में आज से 3 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही तूफान, बारिश और बर्फबारी की संभावना हिमाचल वासियों के लिए जताई गई है। प्रदेश में 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। हालांकि इस मौसम की वजह से बागवानों को खासा नुकसान भी हो रहा है। धर्मशाला की अगर बात की जाए तो लगातार पिछले दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, तो 3 दिन तक ऐसे ही मौसम का मिजाज बना रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ शिमला से और विचित्र धर्मशाला से जुड़ गया है। रणवीर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। अगर इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभी कैसा है मौसम का मिजाज वहां पर? देखिए कुसुम, अलर्ट जो है जारी किया गया है, लेकिन ये शिमला से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए आसमान में जो है बादल जो है छाए हुए हैं, अलर्ट जो है जारी किया गया है। पिछले कल की अगर बात करें तो दिन भर जो है रुक रुक कर जो है बारिश राजधानी शिमला में होती रही, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जो है भारी नुकसान जो है मौसम ने बरपाया है और ओलावृष्टि काफ़ी जगहों पर हुई है। जो फसलें हैं, खासकर जो नकदी फसलें हैं, उनको काफ़ी नुकसान जो है ओलावृष्टि से हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल के लिए जो येलो अलर्ट है और उसके बाद जो 5 जून तक जो है मैदानी इलाकों को छोड़कर जो हाई रीचेज हैं और जो मिडल हिल्स हैं उनके लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर अगर हम तापमान की भी बात करें तो तापमान में हल्की सी गिरावट ज़रूर है। पिछले कल शाम तक जो है 21 डिग्री जो अधिकतम तापमान था और 10 से 11 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान था। तो यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत ये अभी संभावना बनी हुई है कि और ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर बागवानों को हो सकता है। कई इलाके तो ऐसे हैं शिमला के आसपास के लगते हैं जहाँ पर 70% से ज़्यादा फसल को जो है नुकसान यहाँ पर हुआ है। एक दिन पहले की अगर हम बात करें, सोमवार की बात करें, जिस तरह से राजधानी में जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी, जगह जगह जो है पेड़ टूट गए थे, गाड़ियों के ऊपर पेड़ टूट गए थे, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो उस लिहाज से ये अलर्ट जो है जारी किया गया है। प्रशासन को भी यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर ये आगामी जो 48 घंटे है वो थोड़ा भारी पड़ सकते हैं। उसके बाद 5 जून तक का जो अलर्ट है उसमें मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट नहीं है। जो मध्यम ऊंचाई और अधिकतम ऊंचाई वाले इलाके हैं उनके लिए अलर्ट जो है जारी किया गया है। जी कुसुम। जी रणबीर, अब बने रहिए हमारे साथ, लाइव तस्वीरें दिखाते रहिए। फिलहाल विचित्र शर्मा भी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हुए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार बारिश की खबर धर्मशाला से आ रही है, तो अभी कैसा है वहां पे मौसम का मिजाज? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज 80% जो है मौसम विभाग की ओर से यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है। यानी धर्मशाला में 80% बारिश की संभावना है। बावजूद इसके यहाँ का मौसम अगर मैं दिखाऊं आपको तो हल्के बादल जो है अभी आप देख सकती हैं। देखिए हल्के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और सुबह के वक्त काफी ज्यादा ये पूरी की पूरी जो कांगड़ा घाटी थी खासतौर पर वो बादलों की आगोश में थी, लेकिन अभी सुबह से जैसे जैसे जो दिन
बढ़ते चले जा रहा है, वैसे वैसे मौसम साफ होते चले जा रहा है। लेकिन दोपहर बाद यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि अभी हालांकि हल्के हल्के बादल हैं, मौसम जो है वो साफ लग रहा है और सूरज देवता भी जो है वो पूरी तरह से इस वक्त आसमान में चमक रहे हैं। अमूमन ऐसा जो है वो देखने को ऐसे मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो दोपहर बढ़ती जाएगी उसके बाद जो है जब ये उस वक्त बारिश होने शुरू हो जाएगी जब लोग जो है वो दोपहर का की धूप का इस वक्त जो है उसमें जो तप चुके होते हैं, इसलिए क्योंकि जेठ महीना लगा हुआ है और जेठ महीने में जो है वो काफी ज्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ती है। फिर भी आप देख सकती है कि यहाँ पर जो ये देखिए, ये अभी ताजा बर्फबारी जो है वो लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। धौलाधार है और यहाँ की ताजा बर्फबारी आए दिन जो बारिश हो रही है उसके चलते जो यहाँ ऊंचा जो क्षेत्र है वहां पर जो बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही करेरी धार है, करेरी लेक है, बोधरिणी है, लग घाटी है, वहां भी ताजा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बड़ा भंगाल है, मुल्तान है, यहाँ भी जो है वो हल्की बर्फबारी जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, इसलिए क्योंकि वो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। लेकिन जो धर्मशाला है, मैक्लोडगंज है, नड्डी है, स्तोबरी है, धर्मकोट है, यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। आए दिन यहाँ पर बारिश हो रही है। जैसे ही दोपहर बाद धूप जो थोड़ा कम होती है तो उसके बाद जो लगातार यहाँ बारिश हो रही है। वैसे भी देश भर में सबसे ज्यादा बारिश आजकल धर्मशाला में ही बताई जाती है। मौसम विभाग ने पहले ही कह रखा है कि चेरापूंजी के बाद हालांकि पहले दूसरे नंबर पर धर्मशाला का नाम आता था, लेकिन अब जो है अब धर्मशाला का नाम जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है क्योंकि धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे में भले ही आसमान अभी साफ नजर आ रहा हो, लेकिन बारिश जो है वो जरूर होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं, इंदौरा है, फतेहपुर है, ज्वाली है, देहरा है, ज्वालाजी है और जसमा प्रागपुर और जयसिंहपुर है, वहां भी जो है वो लगातार ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है और ओलावृष्टि से ज्यादा नुकसान जो है कुछ लोगों को झेलना पड़ रहा है, खासतौर पर बागवानों को, इसलिए क्योंकि उनकी नकदी फसल होती है। बागवान जो है वो इस वक्त जो है अपनी नकदी फसल का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ओलावृष्टि हो रही है तो उनको ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और वैसे भी बरसात से पहले ही बरसात जैसा अनुभव जो है इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ, जो गर्मी से राहत मिल रही है वो एक तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रणवीर भी हमारे साथ बने थे, रणवीर का भी शिमला से शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक धर्मशाला की और एक शिमला की। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे यहां के लिए भारी पड़ सकते हैं क्योंकि भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की यहां पर संभावना जताई गई है। और बात अब हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी विधायकों का घर से निकलना अब दूभर हो गया है और इसकी वजह है 3 कृषि कानून। अब टोहाना में भी किसानों ने जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का जबरदस्त विरोध किया है। बवाल की यह तस्वीरें टोहाना की, जहां किसानों ने जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का जबरदस्त विरोध किया। जैसे ही विधायक के आने की खबर लगी, हंगामा शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख जेजेपी विधायक को दबे पांव वापस लौटना पड़ा। किसानों के इस रवैये पर देवेंद्र बबली ने नाराजगी जताई। किसान के नाम पे कोई 5-7 लोग थे, उन्होंने ऐसे तत्वों ने रास्ते में मेरी गाड़ी रोक कर उसको बार बार आगे से टक्कर मारकर हिट किया। पहले उन्होंने रास्ता रोका, हमने गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी, लेकिन मेरे को लगता है सनी देओल जी की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। बार बार उसने 3-4 बार वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, गाड़ी को हिट किया। मैंने अपनी गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने गाड़ी को निकलवाना शुरू किया, भद्दी गाड़ियाँ। और ये संविधान ये इजाज़त नहीं देता। किसान के रूप में कुछ लोग किसानी को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही। टोहाना में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। टोहाना के अंदर फिर लाठीचार्ज कर दिया गया है। वहाँ का जो एमएलए है उसने वहाँ पे आना था और ये जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आते हैं, बार बार हमारे बीच में आते हैं। उधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को गलत बताया। साथ ही सरकार को सलाह दी कि अब सख्ती बरतने की जरूरत है। जो सरकार की नरमाई है उसको इन्होंने सरकार की कमजोरी समझ लिया और ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई इस प्रकार की कमजोरी है। सरकार तो इसलिए थी कि चल अपने ही लोग हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत से समस्या का समाधान होगा। तो ये जो तरीका है वो पूरी तरीके से गलत है और ये सरकार को मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए कि सरकार सख्ताई करे। 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी और जेजेपी नेताओं को उठाना पड़ रहा है। टोहाना से परमजीत सिंह और चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ सोनीपत से नितिन अस्ते, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और उधर सीएम मनोहर लाल इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वैक्सीन थोड़ी थोड़ी करके लगानी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो पाप है, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। तो कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने सीएम के पीएम मोदी से मुलाकात पर जमकर तंज कसा है। हरियाणा में खट्टर साहब का 30 मई का बयान उसने सारे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम कोरोना का टीका हमारे पास जो है वो लगाते नहीं है, हम उसे टुकड़ों में करके लगाते हैं ताकि खत्म ना हो जाए। ये पाप है खट्टर साहब, ये अपराध है। लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं आप। जितने टीके हों सारे अभी लगाइए, इंतजार मत करिए। कल को अगर किसी को संक्रमण हो गया, किसी की मृत्यु हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? और 10 जिले ऐसे हैं जहां एक भी टीका उपलब्ध नहीं। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये कहने जाते हैं कि हरियाणा में सब ठीक है, चिंता ना करो आप, क्योंकि प्रधानमंत्री के तीसरी आंख से बचना चाहते हैं, सब ठीक है। तीसरी आंख खुल गई तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, ये तो मुख्यमंत्री जाने, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग चाहेंगे कि अगले चुनाव तक, हमें डर है इस बात, श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहें, कहीं उनको बदल ना दें। जैसे उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को बदला गया आखिरी साल में, तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी के रहते अगले चुनाव में ये चुनाव का नेतृत्व करें। खास वजह ही इज द ईजीएस्ट प्रे। तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में हिमाचल बीजेपी ने आंदोलनकारी किसानों पर एक विवादित बयान दिया है। हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आंदोलनकारी किसानों को दलाल तक कह दिया। उन्होंने कहा कि किसान सड़क पर नहीं खेतों में हैं, जिसके चलते गेहूं की फसल कटी और मंडी तक पहुंची। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि दलाल है। कृषि बिल आने के बाद जिनकी दलाली खत्म हो गई और आर्थिक रूप से जिन्हें नुकसान हुआ है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। करते थे, देखिए किसान सड़क पर नहीं, किसान खेत में है। किसान खेत में है तभी गेहूं की फसल कटी और मंडियों तक पहुंची। ये आंदोलनकारी किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी वो दलाल हैं जो आज तक किसानों को लूटते रहे। बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई, जिनको आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है, वो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल उस आंदोलन को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। खबर सिरसा से है। सिरसा में किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बाबा भूमन शाह चौक पर प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी और बिजली मंत्री के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए की राशि भरने के बावजूद कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार ने चुनिंदा कंपनियों की मोटर लगाने की शर्त रखी है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बिजली मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। अब ये मांग हमारी है जो ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है। पिछले 2014 से लेके 21 आ गया, लोगों ने कनेक्शन भर रखे थे, पैसे भर रखे हैं। 2018 के लाखों रुपये लोगों ने विभाग को दे रखा है, कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे और खुल्लम खुल्ला किसानों की लूट कर रहे हैं। ये इस सरकार में पहली बार हो रहा है। ऐसी शर्तें लगाई जा रही है अभी इस कंपनी की आपको मोटर खरीदनी पड़ेगी। सरकार निजी कंपनियों की कई प्रचार कर रही है, दलाली कर रही है और आप जाओगे दफ्तरों के अंदर ओसवाल की मोटर के और निजी कंपनियों के मोटर के। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही लॉकडाउन में भी ढील दी जा रही है। सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह कहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, रोडवेज बस सेवा को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल जरूरत के मुताबिक रोडवेज की बसें 50% सवारियों की क्षमता के साथ चलाई जा रही हैं।
नहीं, परिवहन पहले से ही, परिवहन व्यवस्था पहले से ही चालू है। और जहाँ जो जिले थे जहाँ कोविड की ज़्यादा बड़ी समस्या थी प्रदेश में, जिलों में, वहाँ धीरे धीरे हमने रोक की थी। और जैसे जैसे अपने बीमारी का धीरे धीरे कम हुई है वैक्सीन लगने के बाद, वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट आज भी चालू है। और जैसे जैसे खुलते रहेंगे, बाजार है, स्कूल है, कॉलेज खुलेंगे, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट बढ़ती रहेगी। और इसके साथ ही बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को नारद मुनि कहने पर सियासी बवाल मच गया है। सोमवार को शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहा था। उन्होंने सरकार को कोरोना की स्थिति से निपटने में नाकाम करार दिया। अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि हैं, यहां गए तो यहां की बात, वहां गए तो वहां की बात। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और न ही संवेदनशील हैं। भाजपा ने इस बयान को अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया और विक्रमादित्य सिंह को स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति वर्ग से माफी मांगने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, वो तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहां गए तो वहां की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी सहायता जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। विक्रमादित्य जी ने जिस मजबूरी में आज बोला है वो मैं समझ सकता हूं, परंतु इस तरह की किसी मंत्री के बारे में संज्ञा देना मुझे लगता कम से कम एक विधायक को शोभा नहीं देता, और वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। उनका इस तरह मजाक उड़ाना मैं समझता हूं काम करने वाले व्यक्ति का अपमान है। और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं मानता हूं ऐसा बयान देकर उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग का भी अपमान किया है। इसलिए उनको इस वर्ग से इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये थी सियासत की बात अगली खबर की करते हैं। नकली सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर हरियाणा पुलिस पर धौंस जमाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। आखिर कैसे हुआ खुलासा और क्यों नकली सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर ये पुलिस वालों पर दबाव बना रहा था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आईडी भी नकली और पिस्तौल भी। देख लीजिए इस शख्स को जो पुलिस पर ही धौंस जमा रहा था, लेकिन अब पहुंच गया सलाखों के पीछे। इसके पीछे की वजह चौंकाने वाली है। जींद के सफेदों थाने में अचानक ये शख्स पहुंचा और खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताया। इसके बाद पुलिस कर्मियों के भी कान खड़े हो गए, लेकिन जब थाना प्रभारी ने इसकी आईडी चेक की तो नकली सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर पुलिस वालों पर धौंस जमाना इस शख्स को महंगा पड़ा। एक बंदा अपने आप को सीबीआई का इंस्पेक्टर बता रहा था और उसने एक नकली असला भी अपने पास रखा हुआ था, जिसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा था। एंड वो अपने आप को जाली कार्ड भी रखा हुआ था एक सीबीआई इंस्पेक्टर का। तो हमें थोड़ा उस पर शक हुआ, तो हमने उससे गहनता से पूछताछ करी, तो ये सामने आया कि उसने कार्ड गलत तरीके से बनवाया हुआ था, जाली कार्ड बनवाया हुआ था और उसका वो मिसयूज कर रहा था। सवाल है कि आखिर सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर ये पुलिस वालों पर ही क्यों धौंस जमा रहा था, तो इसके पीछे की वजह भी जान ली। दरअसल पारिवारिक झगड़े में लड़की पक्ष पर दबाव बनाने के लिए इसने सारा खेल खेला। लड़की को ससुराल नहीं भेजने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद परिजनों ने इसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस नकली पिस्तौल और सीबीआई की नकली पहचान पर ये लड़की पक्ष और पुलिस वालों पर धौंस जमा रहा था, वो दांव इसे महंगा पड़ा। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।